आज से हम शुरू करेंगे कंप्लेन को लेकर के, यानी कि जो चीज़ें आपको फील्ड में मिलती हैं उस कंप्लेन को कैसे ठीक करते हैं, और कोई भी कंप्लेन आएगा तो वो हमें पहले क्या ध्यान देना होता है किसी भी कंप्लेन के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे कि जो भी कंप्लेन आपने अब तक किया है, हो सकता है कि आपके करने का तरीका अलग हो और मेरे बताने का तरीका थोड़ा अलग हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को हो सकता है कि मेरे बताने से आप उससे और बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसा क्यों है? आपको इस क्लास में वो हर चीज़ें हम क्लियर करते जाएंगे, और आप ये चीज़, क्योंकि मैं आपको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे हूँ, जिसकी वजह से आपको जो भी काम करते हैं उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें, एक सेफ्टी के साथ वर्क कर सकें, और कोई भी जो काम करने आते हैं उस काम को आप एनालाइज कर सकें कि उसका उसमें जो कंप्लेन है वो कंप्लेन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, तो हम इस चीज़ से शुरू करने वाले हैं। आज हमारा सेकेंड डे है और सेकेंड डे हम यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो आज का हमारा ये सेकेंड डे का है। आप इसके लिए दिखाने के लिए हम वर्क अभी कर रहे हैं फ्रिज पे, और फ्रिज को हम परफेक्टली वर्क करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ पे हमने कल आपको सिखाया था, आपको लगभग कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें बतलाया था कि जहाँ पे हम साइकिल का जो उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल का, उसका उपयोग क्यों करते हैं, और रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो चीज़ें आपने पहले से, हेलो जी, जो चीज़ें आपने पहले से सीखा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी कल वाले क्लास में, जो आपको आगे चल के जब भी आप काम करने जाएंगे, आप कोई कंप्लेंट करने जाएंगे, तो मेरे बताए हुए उस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब देखिए, जब भी आप फील्ड में वर्क करने जाते हैं तो फील्ड में आपको क्या मिलता है? फील्ड में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इशू क्या आता है? फील्ड में सबसे ज़्यादा इशू आता है कि आपका या तो कंप्रेसर पंपिंग करना फेल कर देता है, या फिर कूलिंग, मतलब मेन होता है कि कोई भी कंप्लेन करता है तो यही करता है कि उसका फ्रिज जो है ठंडा नहीं कर रहा है। मैक्सिमम चांस होता है ठंडा नहीं कर रहा है, तो उसके कई सारे कारण होते हैं, आपको ये मालूम है। जैसे कि हो सकता है कि कंप्रेसर रन ना कर रहा हो। यदि कंप्रेसर रन नहीं कर रहा है तो आप क्या चेक करेंगे? हम उसी से शुरू करते हैं कि कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हम वही चीज़ देखते हैं। तो देखने में क्या हो, देखने के लिए हम यही चीज़ देखते हैं कि वाकई में इस कंप्रेसर से कोई गुनगुनाहट का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि साउंड नहीं आ रहा है तो अब जाहिर सी बात है कि क्या चेक करते हैं? साउंड ना आने की स्थिति में उसका यहाँ पे ओएलपी और रिले चेक करते हैं। ठीक है, यही मेन मेन चांस होता है। ओएलपी यानी कि हो सकता है कि ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि वो बिल्कुल बर्न हो गया, यानी खराब हो गया, वो कंप्रेसर को इनपुट ही नहीं दे रहा है। ठीक है, यही चांस होता है मैक्सिमम। तो जब भी कंप्रेसर, मान के रखिए कि अगर ओएलपी खराब है तो आप क्या करेंगे? यदि ओएलपी खराब है तो ये कंपलसरी होता है कि आपका कंप्रेसर फॉल्ट हो चुका है। ये मैक्सिमम चांस होता है। अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर ये एक कितने परसेंट में अगर बोलना चाहूँ तो आप कि अगर आप ओएलपी खराब हुआ है तो ओएलपी का कितना परसेंटेज चांस है कि कंप्रेसर बचा होगा? तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 5%, यानी कि 100 में सिर्फ 5% चांस होता है कि ये कंप्रेसर बचा होगा। नहीं तो मैक्सिमम चांस होता है कि ओएलपी खराब होने का, कि कंप्रेसर आपका जल चुका है, कंप्रेसर बर्न आउट हुआ है, या फिर कुछ भी हो सकता है कि उसमें कोई भी एक कॉयल खराब हो चुका हो, जिसकी वजह से आपका ओएलपी खराब हो गया। ओएलपी आउटपुट देना बंद कर देता है। ओएलपी ओएलपी क्या है? ओएलपी आपको मालूम है कि ओएलपी को बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओएलपी यानी कि ओवरलोड, ओ से है ओवरलोड, एल से है यानी ओ से है ओवर, और एल से लोड है, और पी से है प्रोटेक्टर। यानी कि जब भी कंप्रेसर की क्षमता से ज़्यादा यदि उसमें वोल्टेज आगे बढ़ा, या फिर वो उसके क्षमता से ज़्यादा वो ये नहीं कर पाया, झेल नहीं पाया, तो वो उस चीज़ को ट्रिप कराता है। यानी कि बाय द वे, मेरे कहने का मतलब है, बाय द वे, यदि ये कंप्रेसर आपका
जहाँ पे इसको लेना है एम्पियर, लेना है 0.8 एम्पियर, मान के रखिए कि इतना इसको लेना है। लेकिन ये कंप्रेसर कितना एम्पियर लेने लगा, ये कंप्रेसर यदि गलती से ये 1.2 या 1.5 या 3 पॉइंट तक यदि जाने लगा, तो उसका मतलब है कि OLP क्या करेगा, OLP खुद को हीट करेगा और हीट करने के बाद ट्रिप कर देगा। ट्रिप क्या होता है, सवाल आता है। तो OLP के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। इस तरह से जो OLP दिखता है, ठीक है, ये OLP मैक्सिमम चांस होता है कि थोड़े बड़े सिस्टम में लगाया जाता है, या ओल्ड सिस्टम होगा उसमें लगा हुआ मिलेगा। इस OLP का काम क्या है, ये अगर कंप्रेसर के ऊपर लगा रहेगा तो ही हीट होगा, नहीं, ये गलत है। ये OLP अगर बाहर कहीं लटका भी हुआ रहेगा तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्रेसर पे बिल्कुल चिपक के रहेगा। ये कंपलसरी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि OLP के अंदर ही पहले से मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है। मैकेनिज्म कैसा डाला हुआ है, यानी कि इसमें एक इनपुट या आउटपुट, कोई सा भी इनपुट कोई भी आउटपुट रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि जो वायर वाला होता है वो हम कंप्रेसर में लगाते हैं, जो दूसरी जो पिन होती है, ये दूसरी पिन, उस पिन में हम क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं, ठीक है। यानी कि इनपुट इस पिन को दे देंगे और ये जो दूसरी पिन बची है ये मैक्सिमम चांस होता है, मतलब हम क्या करते हैं, हम कंप्रेसर में डायरेक्ट देते हैं, क्योंकि इसमें कंप्रेसर में लगाने के लिए ही ये हिस्सा बनाया गया होता है, ठीक है। तो ऐसे ये रहता है। किसी किसी में हो सकता है कि जब भी आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर आप वर्क करने जाएंगे तो जहाँ पे OLP अगर ऐसा वाला लगा हुआ है तो उसमें क्या किया जाता है, दो पिन दिया रहता है, वायर नहीं होता है, वो दोनों पिन कोई भी किधर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस कोई भी OLP या तो चीप मॉडल हो, और या फिर आपका OLP जो है वो राउंड हो, यानी गोल, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो ये क्या करता है, ये आपका नाइक्रोम वायर लगा होता है, ठीक है। नाइक्रोम वायर किसके लिए लगा होता है, क्योंकि ये बार बार जितनी दफा फ्रीज बंद होता है और पावर जा करके आएगा, और जब भी कंप्रेसर रन नहीं कर पाता है, जैसे फर्स्ट टाइम रन नहीं कर पाया, PTC हीट है और अच्छे से वो कंप्रेसर ऑन नहीं हो पाया, तो क्या करता है, ये वापस ये इस पे लोड आता है, तो ये नाइक्रोम वायर जो है वो हीट हो जाती है। और जब भी हीट होगी तो ये हीट होने की दिशा में ये क्या करता है, ये खुद क्या करता है, वो उसकी प्लेट हीट होती है और प्लेट डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी कि कॉन्टेक्ट छोड़ देती है, और उस दिशा में फिर आपका जो OLP, यानी कि जो यहाँ से जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, ब्लेड लगी होती है, और कॉन्टेक्ट ओपन होने की स्थिति में आपका OLP ट्रिप कर गया, यानी कि बोला जाता है कि ट्रिप कर गया, वो आउटपुट बंद कर देता है। तो मेन किसका इसमें खेल किसका है, ये जो प्लेट लगी होती है इस प्लेट का, और दूसरा जो ये नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर उस प्लेट को हीट करता है और उसको कटअप करता है। तो लेकिन यदि किसी वजह से जैसे हाई लोड हो जाए या वोल्टेज, यानी कि आपका वोल्टेज हाई वोल्टेज आ जाए, तो उस दिशा में ये नाइक्रोम वायर पिघल जाता है किसी भी जगह से, या तो इस एरिया से कहीं से भी पिघल के कटा पाया, यानी कटा ये हो जाता है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, वो परमानेंटली हो गया। दूसरी चीज कि ये जब भी आपका कंप्रेसर बर्न आउट हुआ, यानी कि उसके अंदर के इंटरनल बाइंडिंग यदि ग्राउंड हो गई हो, या फिर अंदर से बर्न हो गया, वो जल गया है, भले ग्राउंड ना हुआ हो, उस दिशा में भी ये नाइक्रोम वायर ये पिघल जाता है, किसी भी एक जगह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा होने से आपका ये दोनों चीज सेफ हो जाता है, यानी कि आपके घर के अंदर का कुछ भी स्पार्किंग नहीं होगा, और दूसरी में जो आपका कंप्रेसर बर्न आउट हो गया उसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि वो बर्न आउट हो चुका है, तो उसमें पावर नहीं जाती। तो इस दिशा में आपको क्या चेक करना होता है, जब भी OLP यदि खराब हुआ है तो आपका मैक्सिमम चांस होता है कि आप कंप्रेसर की बाइंडिंग चेक करें। कंप्रेसर की बाइंडिंग कंपलसरी होती है, यदि आप बाइंडिंग नहीं चेक करेंगे तो कंप्रेसर आपका हो सकता है कि आप ये चेक करते रह जाएं, आप बार बार OLP लगा करके खराब करते रहें। कंप्रेसर का बाइंडिंग सबसे पहले चेक करना होता है, उसके बाद ही OLP लगा करके चेक करना होता है। यदि आपका कंप्रेसर जो है वो ग्राउंड हो गया, यानी कि टर्मिनल से, यानी कि मान के रख चलिए ये मान के रखिए ये आपका टर्मिनल है, और इस टर्मिनल पे आप यदि देखेंगे तो जैसे ये LG का कंप्रेसर डाला हुआ है,
तो जो टर्मिनल होता है, ठीक है, यानी कि इस टर्मिनल पे कहीं भी आप चेक करेंगे, जैसे इसको निकाल देंगे, निकाल करके आपके पास 3 टर्मिनल होता है। आप 3 टर्मिनल से किसी भी टर्मिनल से यदि आप बॉडी यानी कि इसका जो अर्थिंग है, अगर कहीं से भी आप चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। यदि कंटिन्यूटी आ रहा है तो उसका मतलब है कि आप जो भी नया ओएलपी लगाएंगे आपका ओएलपी तुरंत खराब हो जाएगा। तो आप जब भी ओएलपी खराब होता है तो आपको ये चीज पहले आपका ये कंटिन्यूटी चेक करना कंपलसरी है। आप एलजी हो या कोई भी कंपनी का हो, जो आपका ओएलपी लगा हुआ है, ये एक ओएलपी जहां भी होगा, और ये घरेलू है यानी कि घर के अंदर जो हम उपयोग कर रहे हैं उसी फ्रिज का अभी फिलहाल के लिए हम चल रहे हैं। तो आपका जो राइट साइड में यानी कि कंप्रेसर जब भी आप लगाते हैं तो उसका कनेक्शन किधर होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में। यानी कि आप फ्रिज के बैक एंड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में उसका कनेक्शन एरिया होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे हिस्से में लगाएंगे तो उसका जो पाइप लाइन है वो चेंज हो जाएगा, तो उसका जो कनेक्शन एरिया है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगा और लॉक को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा किस एरिया में होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और लेफ्ट साइड में होने की वजह से जो आपका कनेक्शन होता है ये आपका ये कॉमन जिसमें आपका यूज कर रहे हैं, और जो मेन कनेक्शन होता है यानी कि जो हम एक न्यूट्रल और एक जो फेज देते हैं वो हमेशा एक आपका राइट साइड, यानी कि जब भी ऐसे कंप्रेसर है तो जो राइट साइड का होता है वो उसमें हमें हमेशा मेन दिया जाता है। जो लेफ्ट साइड होता है यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो राइट साइड में होता है वो रनिंग होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड होता है वो स्टार्टिंग होता है। हर कंप्रेसर में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो फ्रीज का कंप्रेसर होगा, और जो कंप्रेसर लगाया जाता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में कनेक्शन को लगाया जाता है। अगर किसी में राइट साइड लगा हुआ है तो आपका जो कनेक्शन एरिया होगा वो फ्रंट पे दिखने वाला, यानी कि वो राइट साइड राइट जो राइट में आपका रनिंग हो रहा था वो लेफ्ट में रनिंग हो जाएगा। तो जब भी लेफ्ट में रनिंग होगा तो मान के रखिए ऐसे खड़े हैं, और आपका कनेक्शन एरिया जैसे ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो कनेक्शन एरिया आपने इधर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कनेक्शन होगा वो ये कनेक्शन आपका एक कॉमन और एक जो होगा वो जो रनिंग आएगा वो रनिंग क्या होगा, रनिंग हमेशा राइट में लेफ्ट में हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इजीली वर्क कर सकें, कोई भी जाएगा तो पहले इसी में पावर दे देगा। तो इसीलिए हमेशा ऐसे इस दिशा में मतलब कंप्रेसर की स्थिति के हिसाब से लगाया गया होता है। हाँ, यदि आप काम करने गए हैं और किसी वजह से आपने कंप्रेसर को उल्टा लगा दिया है तब उस दिशा में कनेक्शन बदल जाएगा, यानी कि आपकी गलती, यानी कि हो सकता है कि आपसे पहले कोई काम करने आया और कंप्रेसर को गलती से उल्टा लगा दिया है, यानी कि वो कनेक्शन जिसको उसको राइट साइड में रखना लेफ्ट साइड में रखना उसने राइट में रख दिया है। तो उस स्थिति में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि कंप्रेसर है, कंप्रेसर का वायर जो भी बाइंडिंग का वायर होता है वो मोटा होता है। तो जिस कंप्रेसर का बाइंडिंग वायर मोटा होता है उसमें जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है और रनिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता है। जबकि जब भी जिस मोटर के वायर पतला यूज़ किया जाता है जैसे 36 या उससे ज़्यादा का होगा तो उसके जो रनिंग का होता है वो रनिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता है, वो सेम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब भी आप मोटर यूज यानी कि CSR मोटर यानी कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग मोटर आप चेक करने जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ें आप जब भी एसी में आपको जब बताया जाएगा तो हम मोटरों के बारे में जब भी कंप्लेन के बारे में बताते जाएंगे तो उसमें आपको मोटर के बारे में भी सीखने के लिए मिलेगा। फ्रिज में एक ही टाइप की मोटर होती है जो कंडेंसर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यानी आपके पास 2 टाइप का मोटर मिलेगा। एक तो मोटर वो होता है कि जो आपका जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा 4 इंच की मिलेगी या 6 इंच की मिलेगी। तो मैक्सिमम कितना मिलता है, 4 इंच का मिलता है जो छोटा होता है यानी स्क्वायर में जो होता है। और जो बड़ा फैन होता है वो हमेशा एक ही टाइप की मोटर यानी कि उसमें या तो चपटा वाला या थोड़ा गोल वाला मोटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें 2 वायर का ही मैक्सिमम चांस होता है मिलने के लिए।
3 वायर का बहुत रेयर केस में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि जैसे डिफ्रीजर में आप वर्क कराने गए तो हो सकता है कि डिफ्रीजर में आपका जो मोटर मिलेगा वो सिर्फ 2 ही वायर का मिलेगा, यानी एक न्यूट्रल और एक फेज दे देंगे, ठीक है। तो वो मोटर डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलती जाएगी। जैसे कि ये मोटर सबसे ज़्यादा मिलती है, ये मोटर आपको, और ये इंडोर की मोटर यानी इनसाइड की मोटर है। तो हम एक बार फैन के साथ में, जैसे कि आप देख सकते होंगे, ऐसी मोटर जो होती है वो डीसी मोटर मिलेगी आपको। और ये डीसी मोटर है, तो ये दोनों डीसी मोटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम चांस होता है कि इंटरनल साइड में यूज़ किया जाता है। ऐसे वाली एसी मोटर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो एसी मोटर यूज़ करते हैं वो फैन के लिए, यानी कि हम कंडेंसर के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको, मैक्सिमम डबल डोर फ्रिज में ही मिलेगा, ठीक है। नहीं तो ये 4 इंच का जो होता है, ये 4 इंच का आपका मोटर मिलेगा, हो सकता है ये आपको अच्छा से क्लियर दिख रहा होगा, यानी ये 4 इंच का होता है। और कहीं कहीं आपको 6 इंच का मिलेगा, जबकि ज़रूरत होती है मैक्सिमम 4 इंच की, ठीक है। और ये मोटर आपको मिलेगी, ये मोटर हमेशा 35 या 15 वाट का होता है, जैसे ये 10 वाट का है। 10 वाट 15 वाट की मोटर होती है। मोटर का जो रेटिंग वाट जो होता है वो बहुत कम होता है। एसी लाइन में जो भी, या एसी या फ्रिज लाइन में जो भी मोटर यूज़ किया जाता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसका वाट जो है वो बहुत कम होता है। तो जैसे कि मैं इसको दिखाना चाहूँगा, अब इसमें एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं। हो सकता है बहुत लोग काम करते होंगे, ठीक है, और बहुत लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। ये मोटर की थिकनेस, यानी कोर की थिकनेस का दिया हुआ है कि कितना थिकनेस की मोटर होती है, ये आप जानते हैं, लेकिन इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये मोटर का जो वाट है, ये 10 से 36 वाट तक का है, उससे ज़्यादा वाट का आपका नहीं मिलेगा। और ये 2 वायर की ही मोटर होती है, हमेशा मैक्सिमम चांस होता है ये सिर्फ 2 ही वायर का हो, यानी एक न्यूट्रल फेस लगा दिया जाता है। इस पे जो फैन ब्लेड लगता है वो क्वालिटी है, ठीक है। फैन ब्लेड की क्वालिटी क्या है, इसमें जो फैन ब्लेड लगा होता है, कहीं कहीं किसी केस में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कंडेंसर पे, यानी कि कंडेंसर कॉइल पे एयर को फोर्स करना होता है, यानी कि कंडेंसर कॉइल पे एयर जाएगा और वो क्या होएगा, वो पास आउट हो जाएगा, यानी कि उसका हीट जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको मिलेगा। और किसी किसी में ये मोटर जो लगा होता है वो कंडेंसर साइड से एयर को खींचता है और कंप्रेसर साइड से पास करता है, यानी कि उसी के टेम्परेचर पे जो आती है हीट जो आता है, एयर जो आता है, वो कंप्रेसर से टकरा करके फिर बाहर होता है, यानी कि वो स्टैटिक कंप्रेसर नहीं हुआ। मैं अभी कंप्रेसर को आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है। क्योंकि कंप्रेसर में भी कुछ चीज़ें होती हैं, अलग अलग कंप्रेसर अलग अलग जगहों पे जो यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको। तो इस पे जो ब्लेड लगा होता है, उस ब्लेड का ध्यान दीजिएगा, उस ब्लेड में ऐसा ग्रिप किया होता है कि आप ब्लेड को जस्ट पलटी मार दीजिए तो वो दूसरे साइड में फ्लो हो जाएगा, और उसको जैसे ही आप उल्टा कर देंगे वो दूसरे फ्लो हो जाएगा। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा था कैसे। अगर इसमें मैं फैन ब्लेड दिखा सकूं, ये फैन ब्लेड है, ठीक है। इस फैन ब्लेड में एक क्वालिटी है, चलिए इस फैन ब्लेड को ही दिखाना चाह रहा था मैं। ये फैन ब्लेड पहले से ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है, हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये फैन ब्लेड को आप जस्ट उल्टा कर देंगे तो इसका एयर फ्लो दूसरे साइड में हो जाएगा, और जस्ट इसी फैन ब्लेड को उल्टा कर देंगे तो उसका एयर फ्लो दूसरे साइड में हो जाएगा। और ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप इसको लगा सकें, उल्टा या सीधा लगा सकें, इसीलिए ये प्लास्टिक की ग्रिप दी जाती है। ये प्लास्टिक की जो ग्रिप है, ये इसीलिए दिया जाता है कि आप फैन को आपको जिधर जरूरत है आप उधर लगा दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इस मोटर का रोटेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ 2 ही वायर की आती है, तो आप उसका रोटेशन चेंज करके दूसरे साइड नहीं लगा सकते। यदि वैसा करेंगे तो आपका जो फैन है वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो कभी हो सकता है कि आप जहाँ पे फैन मोटर खरीदने गए हैं, तो आपको जहाँ पे
क्लॉकवाइज मोटर मिलनी है, वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज मोटर नहीं मिली। अगर क्लॉकवाइज मोटर यानी कि क्लॉक से आपका जो घड़ी की दिशा में घूमने वाली मोटर है, यदि वैसा नहीं मिला तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि वो उल्टे साइड में घूम रही है मोटर, तो आप सोचेंगे अब तो गलत हो गया, आप मोटर कहाँ से दूसरा लेके आए। तो आपको टेंशन करने की चीज़ नहीं होती है, जस्ट आप फैन ब्लेड को ही उल्टा लगा दीजिए, वो लग जाता है एकदम परफेक्ट तरीके से, वो ग्रिप करके रखा रहता है। तो ऐसा आपको फील्ड में ज़रूर मिलेगा, और इस चीज़ का मैक्सिमम आपने कभी यदि ध्यान नहीं दिया है तो आप ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये ब्लेड ऐसा ही डिजाइन किया गया होता है। ऐसे ब्लेड मैक्सिमम ही आपको फ्रीज लाइन में मिलेगा। और यहाँ पे जब भी आपको ऐसा मोटर और फैन ब्लेड मिल रहा है तो आप उसको जैसे चाहिए वैसे ऑपरेट करवा सकते, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका कंडेंसर जो होगा, यदि कंडेंसर एल्युमिनियम कॉपर का है, यानी कि कॉपर फिन कॉपर का है जिसमें एल्युमिनियम फिन लगी होती है, यदि वैसा कंडेंसर है तो आप उसका एयर ले करके कंप्रेसर के ऊपर थ्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसके ऊपर थ्रो करेंगे तो उसका हीट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हीट कम, यानी कि आपका जो आपका जो लोहे का यानी कि जो आपका ओनली जाली वाला होता है, जाली वाला जो आपका कंडेंसर कॉयल लगा होता है, उसका जो एयर फ्लो उससे लेकर के हम देंगे तो उसमें कंप्रेसर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, और उससे कंप्रेसर का भी टेम्परेचर डाउन रहता है और आपका कंडेंसिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। सिर्फ ये उल्टा सीधा करने से पहले उस बात का आपको मैक्सिमम चांस होगा कि आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये कंप्लेंट है तो कंप्लेंट में जाने के लिए आपको देखना चाहिए। तो हम कहाँ पे जा रहे थे? अभी हम जा रहे थे आपका कंप्रेसर के पास। पहले चलिए एक बार कंप्रेसर को पास आएंगे, और कंप्रेसर को जैसे कि मैं बोल रहा था कि ग्राउंड चेक करने के लिए, बाय द वे यदि खराब हुआ है तो आप क्या चेक करेंगे? तो जब भी खराब होगा तो आप सबसे पहले जब भी ओएलपी चेक करने जाएंगे, यदि ओएलपी बर्न आउट हुआ है तो आपको ग्राउंड चेक करना है कंप्रेसर की कंटिन्यूटी लेकर। यदि वो परफेक्ट रूप से ठीक है तभी जाकर के दूसरा ओएलपी लगाइए, नहीं तो आपका बार बार ओएलपी खराब होगा। आप बोलेंगे कि पता नहीं क्या हुआ, आपने कंटिन्यूटी चेक ही नहीं किया, 2-3 ओएलपी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कंप्रेसर, और आगे बढ़ते जाएंगे। ये पहली चीज हो गई कि हम जब भी कूलिंग की, हमने कंप्लेन था कि यदि आप कोई कंप्लेन किया है कि कूलिंग नहीं हो रहा है तो हम उस स्थिति में क्या देखते हैं। अब जब आपने कंप्रेसर की जांच कर लिया, यदि कंप्रेसर चल गया तब तो ठीक है। लेकिन आप, जैसे कि मैं बोला था कि आप जा करके पहले चेक करते हैं कि कंप्रेसर से कोई गुनगुनाहट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मान के रखिए कि कंप्रेसर से गुनगुनाहट आ रही है, जैसे कि कंप्रेसर नहीं चलने की दिशा में हमने ओएलपी और ये चेक किया, ओएलपी चेक किया था। तो ओएलपी जब भी आप चेंज करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी कंप्रेसर का ओएलपी चेंज करेंगे तो ये आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप उसका पीटीसी रिले भी चेंज करेंगे, ठीक है। यदि आप ये पीटीसी रिले चेंज नहीं करते हैं तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करते रह जाएंगे, आप प्रॉब्लम फेस करते रह जाएंगे, और आपको ये आप प्रॉब्लम फेस करते रह जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप जब भी ओएलपी चेंज करेंगे, यानी कि ये ओएलपी है, ओएलपी को जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको साथ में ये पीटीसी भी चेंज करना है, क्योंकि ओएलपी से ज़्यादा लोड पीटीसी पे आता है। पीटीसी अंदर से स्पार्क हो जाता है और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। हो सकता है कि किसी स्थिति में, जैसे इस आपने पीटीसी निकाला और उसको थोड़ा हिला के देखना होता है, अगर उसमें साउंड आ रहा है, यानी कड़कड़ा खनखनाहट की साउंड आ रही है, यानी कुछ टूट के उसमें ऐसा चीज़ हो कि जो टूट के बाहर हो गया हो, जो थोड़ा खिड़खिड़ की आवाज़ कर रहा हो, तो उसका मतलब है कि आपका ओएलपी खराब हो चुका है, यानी कि सॉरी, आपका पीटीसी खराब हो चुका है। पीटीसी यानी कि जो उसमें डिस्क होता है, उसमें तो वो रेजिस्टेंस का जो डिस्क होता है
वो डिस्क खराब हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वो आपका रेजिस्टेंस होता है एक तरीके का, जो अपने हीट के हिसाब से, यानी कि पीटीसी तब वर्क करता है जब भी वर्क करता है, और कंप्रेसर जब रन होता है, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी कंप्रेसर रन होता है तो पहले कंप्रेसर का आवाज़ जो होता है बहुत तेज रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग भी फुल्ली लोड पे वर्क करता है, यानी कि स्टार्टिंग को ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। और जैसे जैसे, क्योंकि पीटीसी बहुत तेजी से टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो पीटीसी के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें उससे क्या होगा, वोल्टेज जो पास हो रहा है वो कम पास होने लगता है, बहुत कम मात्रा में पास होगा, तो वो से बहुत हल्का मैग्नेट बनेगा, जिसकी वजह से अब सिर्फ रनिंग पे कंप्रेसर चलने लगता है और स्टार्टिंग को लगभग लगभग बंद कर लेता है। तो अब इसमें देखिए, अब ये जब भी आप इतना करते हैं तो ये आपका, अब मान के रखिए कि आप एक कंप्लेन सॉल्व कर रहे हैं, तो कंप्लेन सॉल्व करने में आपका पीटीसी, आप ध्यान दीजिएगा पीटीसी का, जब भी आप ओएलपी चेंज करेंगे तो आपको पीटीसी भी चेंज करना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। ठीक है, तो इतना आपको आता है और इतना आपने सीखा, और यदि आप कभी कंप्लेन करने गए होंगे तो आप फंसे होंगे, जिसमें आपको बहुत किसी का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप नहीं समझ में आता है तो आप एक नया कैपेसिटर लगा के चले जाते हैं। तो ये होता है कि हाँ ठीक है, अब वर्क करने लगा। आप बस कंटिन्यूटी चेक करते हैं, आप पीटीसी का, पीटीसी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, हाँ आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। तो गलती कहाँ होती है? गलती ये होती है कि हर पीटीसी का, यानी कि जो पीटीसी रिले है, हर रिले का उसके ऊपर सी पॉइंट होता है, यानी कि सी लिख करके, और उसका आगे 25, 32, 26, 15, 17, 16 सी लिख करके उस पर एक रेटिंग दिया रहता है। ठीक है, यानी कि पीटीसी के ऊपर, जैसे मैं एक पीटीसी लेता हूँ, पीटीसी रिले, ठीक है, अगर आप ये टॉपिक छोड़ रहे छोड़ मतलब आप जानते हैं तो आप ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप ज्वाइन में रहिए, क्योंकि क्लास हम, क्योंकि मैं शुरू से दे रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लेंट है तो मैं कंप्लेंट ही सिखा रहा हूँ, तो हर कंप्लेंट को मैं सिखाते जाऊँगा, ये मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे इस पीटीसी के ऊपर पहले से ही लिख दिया गया है कि ये कितने ओम का है। ठीक है, आप यदि ध्यान देंगे तो ये किसी कंपनी का है, जिसमें पहले ही लिख दिया हुआ है कि ये कितने ओम का है, इसका ओम पहले से ही यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए, तो अब ये आप देख पा रहे होंगे, शायद क्लियर होगा आपके पास। ठीक है, तो ये ओम जो है ये आपका पहले से ही दिया हुआ है, तो आप इसको तो समझ लिए कि ये 22 ओम का है, जस्ट उसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 22 ओम यदि आ रहा है तब उसका मतलब है कि आपकी पीटीसी ठीक है। लेकिन अगर वो पीटीसी अपना वोल्टेज ज्यादा कर दिया, यानी कि ओम, यानी कि जो आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यदि कंटिन्यूटी के रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा दिखा दिया, यानी जहां पे ये 22 लिखा है, अगर यहाँ पे 25 दिखाने लगा, तो 25 दिखाने लगा और आपका पीटीसी हीट भी नहीं है, एकदम बिल्कुल ठंडा है, तो उस दिशा में क्या है, आपका रिले जो है ये खराब हो चुका है, ये लोड नहीं लेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना लिखा है उतना ही लगभग आना चाहिए। अगर ये बहुत कम हो जाए, ये बहुत कम हो गया, तो जहाँ पे 22 चाहिए और ला करके आपने लगा दिया 17 का, तो उस स्थिति में क्या होगा, कंप्रेसर पे हाई लोड आएगा। हाई लोड का मतलब
कंप्रेसर रन तो करेगा, लेकिन कंप्रेसर जहाँ पे आप कंप्रेसर यदि 100 वाट का है तो वो 100 वाट की जगह पे हो सकता है कि वो 110 वाट लेना शुरू कर दे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाट जब भी बढ़ेगा तो जिसके घर पे आप वर्क करने गए होंगे उसका पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा, और वो बोलेगा आपने काम कर गया, मतलब पिछले महीने तो मेरा बिल अच्छा आया था, अब इस महीने तो बिल और ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा होता है, क्योंकि आपको मालूम है कंप्रेसर जो नॉर्मल कंप्रेसर हम उपयोग करते हैं मैक्सिमम चांस होता है नॉन इन्वर्टर बहुत ज़्यादा मिलेगा, हर जगह मिलेगा। बार बार ऑन ऑफ होने की वजह से उसका हर बार वाट जो होता है एक बार बढ़ता है और फिर कम होता है। यानी कि जो आपका LRA होता है, यानी कि लोक रोटर जो होता है, कि जिस टाइम कंप्रेसर रन करने की कोशिश करता है उस टाइम एम्पियर हाई होता है, और 2 से 3 सेकेंड तक एम्पियर ज़्यादा होता है। तो एम्पियर ज़्यादा होगा तो उसका वाट भी ज़्यादा होता है। फिर जब भी वो रन कर लेता है तो एम्पियर भी डाउन होता है, और एम्पियर डाउन होगा तो वाट भी कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है। लेकिन यदि आपने पीटीसी रिले जो है वो आप इस जो वैल्यू का लगाना चाहिए, यदि आपने उस वैल्यू का पीटीसी रिले ना लगा करके यदि आप ज़्यादा का लगा देंगे, मान के रखिए आपके पास 30 का, आप गए आंख बंद करके किसी दुकान पे खरीद लिए, बोल दिया कि मुझे एक पीटीसी रिले दे दो आप, चाहे वो टू कोर का हो या फिर 4 कोर का हो, 4 कोर 2 कोर का या 3 कोर, मतलब जो इसका ये कोर होता है यानी 1 2 3 और ये 4 कोर हो सकता है। ठीक है, ये कोर में बोला जाता है ये कनेक्शन 1 कनेक्शन 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन 4 कनेक्शन ये हो सकता है आपका। आप गए, कोई बोल दिया दुकानदार, मतलब शॉपकीपर यानी दुकानदार ने बोल दिया हमारे पास 4 का है, ले जाके लगा दो, और आपने उसका यदि ये रजिस्टेंस का वैल्यू ही चेक नहीं किया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप ले जाके लगाते हैं, अगर ये ज़्यादा का आपने लगा दिया, यानी कि पहले से ही जो रजिस्टेंस की वैल्यू कंप्रेसर रन होने के बाद हीट होकर के बढ़नी चाहिए, वो रजिस्टेंस की वैल्यू पहले से ही, वो पीटीसी के रजिस्टेंस की वैल्यू पहले से यदि बढ़ के है तो वो कंप्रेसर को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। फिर आप सोचते हैं कि लगता है गलत पीटीसी मिल गया, रिले मिल गया, या फिर तो ये कंप्रेसर खराब हो गया, आप परेशान हो जाते हैं। या फिर आप फिर सोचने लगते हैं कि हो सकता है वोल्टेज कम हो गया होगा, स्टेबलाइजर लगाओ, ये सारी चीज़ें आपके पास मन में आती हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा सही वैल्यू का पीटीसी लगाना होता है। यदि आप गलत वैल्यू का पीटीसी लगाएंगे तो यकीन मानिए आप परेशान रहेंगे तब तक जब तक कि आपका वर्क पूरा नहीं हो जाता है। किसी तरह से कंप्रेसर चालू हो गया तो आपको खुशी मिलती है, ठीक है, आप ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कंप्लेन आता है कि एक आध बार कंप्रेसर चल रहा है फिर तो बाद में ठंडा ही नहीं कर रहा है, फिर 10 बार कटअप हो रहा है तो एक बार ऑन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, यानी कि 2 3 बार 4 बार हर बार OLP, यानी कि जब भी कंप्रेसर रन नहीं कर पाता है तो OLP ट्रिप हो जाता है। फिर वापस से OLP 2 से 3 मिनट 4 मिनट बाद फिर वापस से वो रन करने की कोशिश करता है। अगर उसको स्टार्टिंग के लिए ठीक से वोल्टेज नहीं मिल पाया तो वो रन नहीं हो पाता है, फिर वापस से वो ट्रिप कर जाता है। ऐसी स्थिति आती है 2 3 बार। यदि उस बीच में अगर वोल्टेज कहीं से बैक से अगर वोल्टेज बढ़ गया है, यानी कि इनपुट वोल्टेज बढ़ गया, तो उस स्थिति में फिर क्या होता है कि कंप्रेसर रन कर जाता है। तो ऐसे कर करके चलते रहता है, लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो रजिस्टेंस जो आपने पीटीसी लगाया है, अगर गलती से वो आपका रजिस्टेंस का वैल्यू जो पहले से लगा हुआ है अगर वो गलत लग गया तब होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत से आपका जो पीटीसी रिले होता है, ये रिले के ऊपर यहाँ पे जैसे 22 लिखा है, यहाँ पे C लिख करके आ जाएगा। बहुत कंपनियां देती हैं C लिख करके हो सकता है 22 दे दे, या फिर C लिख करके 32 दे दे, या फिर C लिख करके 36 दे दे। तो ये कंप्रेसर के हिसाब से लगा होता है। आप किसी भी कंप्रेसर में कोई भी पीटीसी ला करके आंख बंद करके नहीं लगा सकते। अगर आप बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं, आप वही ढूंढ के लेके आएंगे जिस वैल्यू का लगा हो सकता है कि आपके पास यदि 36 का नहीं मिल रहा है, आपके पास 32 का मिल रहा है तो ला के लगा देंगे, चल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए कि जब भी आप पीटीसी की वैल्यू कम करके लगाएंगे तो कंप्रेसर रन कर जाएगा, लेकिन कंप्रेसर का वाट जो है वो बढ़ जाएगा। जब भी वो, यानी कि उस जिस घर का है उस घर में पावर कंजप्शन बढ़ गया,
और यदि आप ये वैल्यू जो है यदि आप बढ़ा के लगा दी, जैसे कि मान के रखिए 36 का लगना है, आपने यहाँ पे ला करके 40 का लगा दिया, C40 या 40 ओम, क्योंकि ओम में ही होता है। तो यदि आपने उतना ज़्यादा लगा दिया, यानी कि 4 ओम ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अब ये पावर ज़्यादा मांगने लगे। ज़्यादा का मतलब जहाँ पे 200 वोल्टेज पे कंप्रेसर रन हो रहा था, अब उसको 200 हो सकता है कि 210 वोल्टेज मिले तभी जा करके रन होगा। अगर 210 वोल्टेज का एसी नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, अब ये कंप्रेसर ठीक से रन नहीं करेगा। फिर आप बोलेंगे ये यहाँ पे वोल्टेज की कमी है, आप एक ये लगा लीजिए। क्या लगाने के लिए बोलेंगे, बोलेंगे कि आप स्टेबलाइजर लगा लीजिए। तो गलती कहाँ से हुई, गलती आपसे हुई और कस्टमर को भुगतना पड़ेगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि उसको आप सजेशन दे के आ गए कि एक स्टेबलाइजर लगाइए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि ये कंप्लेंट का हिस्सा है, क्योंकि आप कंप्लेंट सीख रहे हैं और सीख आप पहले से वर्क कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ को आपने कभी ध्यान अगर आज तक नहीं दिया है तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए। पीटीसी जब भी गर्म होगा, यानी कि वो एक बार वो हीट हो गया तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन पीटीसी अपने आप में ठंडा है, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना एनवायरनमेंट में है, तो उसका मतलब है कि जितना उस पर वैल्यू लिखा हुआ है उसके लमसम वैल्यू आना चाहिए। एक रेजिस्टेंस 1 ओम ज़्यादा या 1 ओम कम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 से 5 ओम ज़्यादा या 4 से 5 ओम कम वो गलत है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम ये जब भी एक कंप्लेन आता है उस कंप्लेन को आपने सीखा, यहाँ पे कंप्लेन को नहीं सीखा, कंप्लेन की जांच करना सिखा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल उसको परफेक्ट तरीके से पूरा करते जाएं। ठीक है, आप यदि इस वर्क को पूरा नहीं करेंगे तो आप फील्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करते रह जाएंगे और वो आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, जैसे मान के रखिए हमने एक लिया कि यानी कि आपका ओएलपी खराब होगा। ओएलपी खराब होगा तो उस दिशा में क्या करना होता है, और यदि पीटीसी खराब हुआ तो उस दिशा में क्या करना होता है। अब कंप्रेसर यदि जैसे कि कूलिंग नहीं कर रहा है, आप आए चेक किए, यदि कंप्रेसर चल रहा है, जैसे कंप्रेसर ना चलने की स्थिति में ये सारी चीजें चेक करना हुआ। अब आपने को ध्यान देना है कि कंप्रेसर यदि चल रहा है और फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे। अब उस दिशा में आपको दो चीजें चेक करनी होती है। क्या चीज चेक करना होता है, आपको देखना होता है कि ये कंप्रेसर जो है इस इसमें गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट है या नहीं है। यदि आप फर्स्ट टाइम वर्क करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको हो सकता है कि ये वाल ही ना मिले, यानी कि जो आप सर्विस वाल लगा ही ना हो सकता है कहीं भी ना लगा हो, कहीं भी ना लगा हो, सर्विस वाल मिलेगा ही नहीं। सर्विस वाल नहीं मिलेगा तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि जस्ट आप इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। आप जस्ट इसको तोड़ेंगे या फिर काटेंगे, यही आपके पास ऑप्शन होता है। ये सुनिश्चित ये कंफर्म करने के लिए कि यूनिट में गैस है या नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन क्रिएट होता है। पहला क्रिएट होता है कि इसमें गैस है या नहीं है, और दूसरा ये क्रिएट होता है कि ये कंप्रेसर पंपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये दो ही प्रॉब्लम आता है, दो प्रॉब्लम आने की वजह से यदि कंप्रेसर रन हो रहा है तो आपके पास दो ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहला प्रॉब्लम कि इसमें गैस ना होना, यदि गैस नहीं है तब तो ये वर्क नहीं करेगा, यानी कूलिंग ही नहीं करेगा, आपका चिल्डनेस होगा ही नहीं, फ्रीजिंग करना बंद। और यदि गैस है, या फिर जैसे आपको तो चेक करना है, यदि ये पिन लगा हुआ है तब तो आप प्रेस करके देख लेंगे कि गैस है कि नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ये पिन ही नहीं लगा है तब आपका कहाँ पे जाएगा ध्यान, तब ये चीज़ या तो गैस या फिर कंप्रेसर की पंपिंग, तो दोनों एक साथ चेक करना है। तो दोनों एक साथ चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से कट कर देना है। आप ये जानते हैं कट करेंगे, और कट करने की स्थिति में जब भी आप कट करेंगे, अगर उसमें गैस था, गैस पहले से था, यहाँ से गैस बहुत ज़्यादा उड़ रही है,
तो उसका मतलब है कि इस कंप्रेसर की पंपिंग फेल होने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि नए कंप्रेसर में यानी कि नए सिस्टम में जिसमें पहले से किसी ने यानी कि वर्क ना किया गया हो, तब उस स्थिति में ब्लॉकेज का चांस कम, मैक्सिमम चांस होता है कि वो आपका कंप्रेसर ही खराब हो गया हो, यानी वो पंपिंग करना बंद कर दिया हो। पंपिंग करना बंद क्यों करेगा? जब भी वो कंप्रेसर का ऑयल, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, कल के क्लास में, कि जब भी कंप्रेसर ऑयल उठा लेगा, यानी कि अगर ये किसी वजह से ऑयल लेना शुरू कर दिया, ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो गई, ऑयल तो हर कंप्रेसर लेता है लेकिन इतना ही लेता है कि वो जो वापस से रिटर्न आ सके। लेकिन जब भी उसकी मात्रा, जहाँ पे मान के रखिए कि कंप्रेसर अपने हर गैस फ्लो के साथ में, जहाँ पे उसको 1 ग्राम 2 ग्राम यानी 1 ml 2 ml के हिसाब से वो अपना रेफ्रिजरेंट के साथ में आपका ऑयल जो है उसको फेंक रहा है, यानी कि फ्लो कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। अगर वही ऑयल का मात्रा यदि बढ़ जाए तो क्या होगा? ये कंप्रेसर जल्दी से खाली हो जाएगा और रिटर्निंग आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये कंप्रेसर अब ड्राई, यानी कि कंप्रेसर जब भी कम ऑयल उठाना शुरू कर लेगा तो उसमें या तो क्रैंक शाफ्ट टूट जाएगा, या फिर लाइनर और पिस्टन जो होती है वो दोनों में से कोई भी इसमें किसी में गैप बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो वाल होता है, यानी कि कंप्रेसर में जो वाल लगा रहता है, जो एक ओपन और एक क्लोज के लिए जो वाल लगा होता है, वो वाल ठीक से वर्क नहीं करेगा, यानी किसी वजह से यानी वो लीकेज हो गया, तो वो आपका पंपिंग नहीं कर रहा है। तो आपके पास कितनी स्थिति क्रिएट हुई? सिर्फ 2। आपको कई स्थितियों में नहीं जाना है, आपको सिर्फ यही चेक करना है कि आपका वाकई में ये गैस है कि स्थिति में गैस चेक करना है, गैस है या फिर नहीं। और ये यदि गैस है तो ये कंप्रेसर की पंपिंग चेक करना है। कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक करेंगे? आप कंप्रेसर के पास से काट करके कभी मत चेक कीजिए, क्योंकि कंप्रेसर के पास से काट के चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज चेक करेंगे। आपको कहाँ से चेक करना होता है? हमेशा आप यहाँ से चेक कीजिए, आप इसको आउट कीजिए, आप एक साथ कई चीजें चेक कर लेंगे। कंप्रेसर के पंपिंग के साथ में इस ब्लॉकेज को भी चेक कर लेंगे कि वाकई में ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक साथ चेक कर लेंगे। यदि आपको डाउट लग रहा है कि नहीं कंप्रेसर चल के बंद हो जा रहा है, यानी कि वो ओवरलोड हो रहा है, उस स्थिति में क्या होगा कि कंप्रेसर जैसे कुछ देर चला, हो सकता है आधे मिनट या 1 मिनट या फिर हाफ मिनट में ही कंप्रेसर चल के और बंद हो गया, वो स्थिति क्या दर्शाता है कि ये ब्लॉकेज होने की स्थिति दर्शाता है। ठीक है, यानी कि कंडेंसर कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो गया है। तो यदि आप यहाँ से निकाल दिए हैं तो, या नहीं तो आपके पास एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपको ये भी ब्लॉक होने का चांस दिखेगा कि हो सकता है कि इसका स्टैंडर्ड फिल्टर ब्लॉक हो गया है। तो आपको इसीलिए आपको कहाँ से काटना है? ये तो आप तो पहले इधर से आप कट करेंगे ही ये चेक करने के लिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ से भी कट कर रहे हैं, सबसे पहले यहीं से निकाल दीजिए। फिल्टर जहाँ से इन हो रहा है वहीं से जस्ट निकालेंगे, और वहाँ से निकाल करके आप चेक करेंगे कि कंप्रेसर ऑन करके कि वाकई में वो फ्लो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एयर फ्लो। क्योंकि जब भी आप यहाँ से कट कर देंगे तो एयर ही ले सकता है, गैस तो देना नहीं है आपको। अब इसकी पंपिंग चेक करना है, यदि फ्लो दे रहा है तो जस्ट आपको क्या करना है? यहाँ पे आप गेज लगाए, गेज लगाने के लिए अपना वाल लगाइए, जिसको एनआरबी बोलते हैं। आप यहाँ पे एनआरबी लगाइए, यहाँ पे एनआरबी लगाइए, और एनआरबी लगा करके, क्योंकि आपको डिस्कनेक्ट हो गया, एनआरबी लगा करके गेज में चेक कीजिए। अब गेज में ये कितना होना चाहिए? ये तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए ये गेज में कितना होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये रॉन्ग है, हमेशा नीचे से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं नीचे से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमेशा नीचे से कनेक्ट होता है, ये हमेशा वाल बंद करके रखेंगे। तो ये होना कितना चाहिए?
तो यदि कोई कंप्रेसर, यानी कि एकदम कंपलसरी है कि कोई भी फ्रिज का कंप्रेसर यदि 350 से कम कंप्रेस करेगा तो वो कभी भी ठंडा नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई भी कंप्रेसर आपका 350 psi प्लस होना चाहिए, 350 psi से कम नहीं होना चाहिए, या 350 psi ही नहीं होना चाहिए। अगर 350 पे जा करके स्टक हो जा रहा है, उससे आगे गेज बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका जो कंप्रेसर की पंपिंग है वो फेल हो गई है। यानी कितना होना चाहिए, कम से कम 350 psi, कितना, प्लस में होना चाहिए। इससे ज़्यादा यानी कि आप लगा के रखें हैं तो गेज ये बढ़ते ही जाना चाहिए। जैसे ये 350 था, 350 से 4 तक चले जाए, 400, 450, यानी कि जितना टाइम आप चलाते जाएंगे उतना वो कंप्रेस करके एयर फ्लो करते जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो, इसका एक लिमिटेशन है कि वहीं पे जा करके स्टक हो जाएगा। हाँ, वो किसी एक प्रेशर पे जहाँ पे ये लोड ज़्यादा हो जाएगा तब ये इसका OLP ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर बढ़ जाएगा तब ट्रिप होगा। लेकिन ये कंप्रेस करते जाना चाहिए। तो आपकी पंपिंग का प्रेशर कितना होना चाहिए, पंपिंग का प्रेशर जो है वो 350 प्लस होना चाहिए। यदि 350 से कम या 350 पे जा करके ही आपकी गेज की सुई रुक जा रही है और कंप्रेसर चलते जा रहा है, तो उसका मतलब होता है कि उसकी पंपिंग जो है वो कमजोर हो गई, वीक हो गई, या फेल होने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या चेक किया, आप जस्ट यहाँ पे लगाए आपने, तो ये जब भी चेक किया तो यहाँ पे यदि ये इतना नहीं जा रहा है या फिर ये जीरो जा रहा है, तो उसका मतलब है, जैसे पहले, जैसे मैं बोला हूँ कि पहले तो इसको ऑन करके और ये गेज लगाने से पहले यहाँ चेक कीजिए कि हल्का फुल्का भी एयर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तब इसको, यहाँ जो भी इसका डिस्चार्ज है, जो पतला वाला डिस्चार्ज होता है, पतले वाले को काट करके और चेक कीजिए। यानी कि डिस्चार्ज को आप वहीं पे चेक कीजिए कि वाकई में प्रेशर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और यदि यहीं पे नहीं जा रहा है तब तो ये कंप्रेसर पूरी तरह से उसका पंपिंग फेल हो गया है। और यदि जा रहा है और इधर से थोड़ा भी पास नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि ये कंडेंसर कॉइल ही आपकी ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए आप एक चेक कीजिए कि आपका, सबसे पहले आप स्टैंडर फिल्टर के पास से निकालिए, स्टैंडर फिल्टर के पास से निकाल करके हाथ से प्रेस, हल्का सा प्रेस करके या हाथ लगा करके चेक कीजिए कि वाकई में वहाँ पे एयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा भी एयर आ रहा है तो उसकी आप पंपिंग चेक कीजिए, यानी कि कितना प्रेशर जा रहा है गेज से। और यदि थोड़ा भी एयर नहीं आ रहा है, कंप्रेसर चल भी रहा है और कंप्रेसर ट्रिप भी नहीं कर रहा है, तब आप यहाँ से डिस्चार्ज को डिस्कनेक्ट कीजिए और वहाँ पे चेक कीजिए। और यहाँ पे यदि आना शुरू हो रहा है या फिर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, यदि नहीं मिल रहा है तब, यानी एयर प्रेशर नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब कंप्रेसर खराब, और यदि एयर प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है तो उसका मतलब है कि आपका ये कंडेंसर को नया डालना पड़ेगा। आप उसको क्लीन करने की स्थिति में मत जाइए। आप CTC का, जैसे कि मैं बोला था, CTC का उपयोग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि CTC अब तो लगभग लगभग बंद किया हुआ है। CTC की जगह पे, क्योंकि देखिए विदेश में जब भी जो चीज़ें बंद हो जाती है तो इंडिया में वो चलते रहता है, आपको मालूम है। CTC बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग है, यानी कि जब भी CTC को हम गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो उसमें से एक पॉइजनेबल गैस निकलती है, जो यदि आप मास्क नहीं लगा के रखे हैं या फिर अगल बगल में आपके कोई है, तो सबसे पहले इफेक्ट करता है कि वो पेट खराब हो जाता है, यानी कि आपका लीवर से थोड़ा प्रॉब्लम आता है। 1-2 दिन तक आपको प्रॉब्लम रहेगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपने खाना गलत खा लिया है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। CTC उपयोग यदि आप कर रहे हैं क्लीन करने के लिए तो वो आप बंद कर दीजिए। CTC की जगह पे आप थिनर का उपयोग कर लीजिए। क्लीन तो होता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ऑयल को काट करके बाहर कर लेता है, लेकिन जो रस्टिंग होती है, यानी कि ब्लॉकेज के लिए, कभी भी कंडेंसर को ब्लॉकेज करने के लिए हमेशा रस्टिंग जो होती है, यानी कि जो गांव में बोलते हैं उसको मूर्छा लग जाना, जंग लग जाना, ठीक है, उस चीज को ये आप ध्यान दीजिएगा। जो रस्टिंग होती है वो क्या करता है, इस पाइप को ब्लॉक कर देता है। ये पाइप जो है ये धीरे 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 क्या होती है, ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ये ब्लॉक होता है
उसके बाद से आपका उसमें से गैस पास होना बंद हो जाता है। तो रस्टिंग सही नहीं है। रस्टिंग को और ऑयल को क्लीन करने के लिए सीटीसी का उपयोग किया जाता है। आप यदि किसी तरह से सीटीसी से या थीनर से कर लिए, सीटीसी यानी कि कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, तो वो कार्बन तो पहले से ही है, लेकिन टेट्राक्लोराइड का आप उपयोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो आपका नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? इन्वायरमेंट को कम, और इन्वायरमेंट ओजोन लेयर को भी नुकसान करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अलग से, जो आप पास में बैठे हैं, आप वर्क कर रहे हैं और आपने मास्क भी नहीं लगाया, आपके अगल बगल में कोई है, कोई देख रहा है बैठ करके काम करने गए हैं, तो सबको नुकसान देता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, सीटीसी का उपयोग मत कीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिखाया था आप सीटीसी का उपयोग कीजिए। अब दो चीज़ें आपके पास आती हैं, आज आप करके जाएंगे और ये हो सकता है कि ये फ्रिज महीने 2 महीने में वापस से ब्लॉक आ जाता है और आप बोलते हैं "हाँ, मेरा सिस्टम तो वापस से चोक हो गया"। तो चोक हुआ क्यों? क्योंकि वो आपकी गलती है। गलती में क्या है? आपने अपना समय लगा करके सीटीसी का उपयोग किया। सीटीसी यानी कि सीटीसी, आपने इसका उपयोग किया। समय कितना लगाया आपने क्लीनिंग में? क्लीनिंग में समय लगाया आपने 1 घंटे 2 घंटे। क्लीनिंग करने के लिए 1 घंटे आपने समय लगाया, ब्रीजिंग करने के लिए आपने आधे घंटे समय लगाया, फिर वैक्यूम करने में, यानी कि एक काम जो 2 घंटे में होना चाहिए, वो आपने तो वो सीटीसी का उपयोग करके, वो लिक्विड, सीटीसी बोले तो एक लिक्विड होता है। लिक्विड क्या है दिखाता हूँ मैं आपको। क्लीनिंग लिक्विड के नाम से आता है। मैक्सिमम चांस होता है कि ऐसे बोतल में मिल जाए आपको, ज़्यादा ऐसे बोतल में मिलता है, या ऐसे बोतल में, ऐसे, या फिर बड़े कैन बोतल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये चांस ज़्यादा होता है। ये आपको अलग अलग जगह पे मिलते रहेगा, जैसा भी होता है। ये 50 रुपये 60 रुपये, कहीं 100 रुपये का मिलता है, कहीं थोड़ा एमएल के हिसाब से, आपको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से मिलता रहता है। ठीक है, तो ये सीटीसी, ये क्लीनिंग के नाम से आता है। ठीक है, ये हम जो क्लीन करने के लिए मैक्सिमम टेक्निकल क्लीनर के नाम से आता है, मैकेनिकल टेक्निकल क्लीनर के नाम से मैक्सिमम चांस होता है, ये आपको मिल जाता है। तो ये एमएल के हिसाब से होता है, जैसे 200 500 या 1 लीटर में, जैसे भी आपके पास मिल रहा हो आपके एरिया में, उतना मिल जाता है। तो ये क्लीनिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो ये क्लीनिंग के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये जो भी कर रहे हैं, तो इसको आप बंद कर दीजिए, इसको जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप थिनर का उपयोग कर लीजिए। लेकिन एक चीज, सीटीसी का उपयोग क्यों करते हैं जानते हैं आप? सीटीसी और थिनर में प्रॉब्लम क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंट क्या है? थिनर बर्न होता है, यानी कि फ्लेमेबल है, और सीटीसी बर्न यानी कि फ्लेमेबल नहीं है, वो आग नहीं पकड़ता है। दूसरी चीज, जब भी आप पाइपलाइन में सीटीसी डालेंगे और उसको थोड़ा फ्लश मार देंगे, तो सीटीसी पूरा बाहर हो जाता है, ऑयल ले करके काट करके उसको बाहर हो जाता है। लेकिन थीनर जो है, थीनर जल्दी से बाहर नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नुकसान करना पड़ता है। यानी कि जब भी आप थीनर का उपयोग करेंगे, तो आप उसको क्लीन करने के लिए आपको रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी मारना पड़ता है थोड़ा सा, जिसके साथ में वो बाहर निकल सके जो बच गया है आपके सिस्टम में। तो थीनर का उपयोग करना और सीटीसी का उपयोग करना यही है कि सीटीसी ईजिली आप फ्लश कर देंगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन थीनर जो है वो ईजिली फ्लश करने से नहीं निकलता है। फ्लश आप करते रहेंगे बार 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 बार, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है। तब हम क्या करते हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को उल्टा, यानी उसका सिलेंडर को उल्टा करते हैं और लिक्विड को डायरेक्ट हम उसमें डालते हैं और उससे फ्लश कर लेते हैं। चाहे आप 50 ml लीजिए या 100 ml लेकर के आप उपयोग कीजिए, लेकिन उतना करने से निकलता है, तो आपका उतना रेफ्रिजरेंट खराब जाता है। ठीक है, लेकिन आप क्लीनिंग के लिए आप लिक्विड का उपयोग कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक बार, यानी कि एक बार यदि रस्टिंग शुरू हो गई, यानी कि जंग लगना शुरू हो गया किसी भी फ्रिज सिस्टम के कंडेंसर कॉइल में, ठीक है, ब्लॉकेज आता कहाँ से? ब्लॉकेज आता ही कंडेंसर कॉइल से। अगर एक बार
ये लगना शुरू हो गया तो वो फिर आप रोक नहीं सकते हैं, वो धीरे 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 लगते ही जाते हैं। जैसे बोलते हैं कोई भी मेटल का, यानी कि जो हमारा ये कंडेंसर कॉइल होता है, ये आपका मेटल का ही होता है, ये मेटल का ही होता है, आप जानते हैं। और मेटल के साथ में ये जो स्ट्रेट लाइन लगी होती है, ये क्यों लगी होती है ये भी आप जानते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन लगाना, यानी कि जिसमें जो तीलियां लगाई गई होती है, जो ये तार लगाए गए होते हैं, ये एक साथ दो काम के लिए होता है। पहली चीज कि ये पाइपलाइन में जो हीट है उस हीट को बाहर करने के लिए ये आपका तार लगा हुआ है, यानी वो कंडेंसिंग करने के लिए वो फिन का काम करता है। जैसे कि एल्युमिनियम फिन होता है आपके इसके ऊपर, किसके कॉपर कंडेंसर होगा, उसके ऊपर जो एल्युमिनियम का फिन लगा होता है, वैसे ही सेम उस फिन का काम करता है ये आपका जो वायर लगा होता है। तो क्योंकि ये मेटल का होता है, यानी आयरन का होता है, लोहे का, लेकिन ये क्या होता है, ये आपका कच्चा लोहा होता है, बहुत इस्पात हाई हाई इसमें नहीं होता है, ठीक है, बहुत हैवी ड्यूटी में नहीं होता है, वो इतना होता है कि प्रेशर भी झेल सके और अपना टोटल वर्क भी आसानी से कर सके, ठीक है। तो वो ऐसे लोहे का होता है। तो ये क्या करता है, ये प्रेशर को आसानी से झेल भी लेता है, जितना प्रेशर आप देंगे ये प्रेशर, यानी कि ये 400 तक प्रेशर जो है ये आप आसानी से इसमें दे सकते हैं और ये लीकेज नहीं करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और मैं बोला था ये दो काम करता है, तो दो काम क्यों करता है, एक तो ये हीट बाहर करने के लिए हो रहा है, यानी हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है, और दूसरे में ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है, यानी कि इस वायर को गलती से हम पकड़ के उठाएंगे भी, बैठा अगर फ्रीज को हटाएंगे उठाएंगे कुछ भी करेंगे तो ये पाइप टूटेगी नहीं, बैंड नहीं होगी, कहीं से भी खराब नहीं होगी। तो एक साथ दो वर्क कर रहा है, यानी कि ये आपका हीट भी बाहर कर रहा है और दूसरी चीज की इसकी मजबूती के लिए भी वो वायर काम कर रहा है, ठीक है। आप यदि इसको काट देंगे, और काट करके हो सकता है कि मोड़ मोड़ के इसको छोटा भी कर लेते हैं और उसको लगाने के लिए मिल जाता है, ये डिफ्रीजर में लगाने के लिए हो जाता है। तो ये काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, काट के जस्ट उसको मोड़ मोड़ करके आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जब फ्रिज घरेलू फ्रिज यानी सिंगल डोर फ्रिज के ऊपर आप उपयोग करेंगे तो आपको लंबा ही रखना पड़ता है, लंबा रखते हैं तो वो आपको डायरेक्ट उसके पीछे लगा होता है। अब उसमें आपको कुछ फ्रिज में ऐसा होता है कि ये जिसमें ये लोहे का मिलेगा वो आपका तो बाहर मिलेगा, लेकिन जिसमें कॉपर का होता है वो फ्रिज के बॉडी में ही लगा दिया जाता है। बॉडी के अंदर हमेशा कॉपर वाला लगा होता है कंडेंसर, वो आपका लोहे वाला नहीं लगेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, आयरन का नहीं लगा होगा। तो अभी हमें जब ये हम ब्लॉकेज में जाएंगे, यानी कि हमने एक साइड से हम चल रहे हैं तो ब्लॉकेज में आएंगे, तो ब्लॉकेज में क्या है कि यानी वो रस्टिंग, यानी अंदर से पाइप के अंदर से जंग लगना, यानी एक बार जंग लगना शुरू हो गया तो वो क्या, यानी कि वो अब धीरे धीरे वो खराब होते जा रहे हैं। और जब भी फ्रिज बंद रहेगा एक दिन दो दिन तो वो उसका जंग ज़्यादा हो जाता है, और वो रस्टिंग ज़्यादा होती है तो वो अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से गैस के साथ में वो रस्ट जो होता है वो मेल्ट होकर के वो आ करके इस यहाँ पे ब्लॉक पैदा करता है, या फिर वो कहीं से भी कहीं भी बीच में ब्लॉक कर सकता है, कहीं भी ब्लॉक हो जाएगा और वो आपका गैस पास करना बंद हो जाता है। तो क्या करना होता है, आप समय नुकसान मत कीजिए और अपना डायरेक्ट कस्टमर को बोलिए कि हम इसका कंडेंसर कॉइल नया डालना पड़ेगा हमें, तो आप नया कंडेंसर कॉइल डाल दीजिए। कंडेंसर कॉइल आप जानते हैं ये कितना आता है, वो तो बहुत सस्ता मिलता है, और प्राइस आपको पता है कि जितना आप अपना समय नुकसान करेंगे उससे सस्ता मिलेगा, और आपका काम भी हो जाता है और आपका प्रॉफिट भी होता है। कितना, कहीं कहीं 300 400 500 यही मिलता है, बाकी तो आप जितना लेते होंगे वैसे ही है, लगभग लगभग इतना ही मिलते रहता है। तो ये क्या है कि जब भी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आए, तो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आए तो जब भी आप कंडेंसर कॉइल आप चेंज करेंगे, तो कंडेंसर कॉइल चेंज करने की स्थिति में आपको दो काम करना होता है। कंडेंसर कॉइल चेंज कर रहे हैं तो आपको ये फिल्टर भी चेंज कर देना है।
पहला चीज कि ये फिल्टर हमेशा जब भी आप काम करने जाएंगे किसी भी फ्रिज में या डिफ्रीजर में, तो आप हमेशा नया फिल्टर लगाएंगे। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अपना ही काम करने गए हैं, आप 2-4 बार ब्रीजिंग कर रहे हैं, एक बार ब्रीजिंग किए हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आया, फिर आप आकर के इसको ब्रीजिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर उस स्थिति में भी आपको नया स्टेनर फिल्टर ही लगाना है, कभी भी पुराना मत लगाइए। आप जो 2 दिन पहले यूज़ किए हैं ब्लॉक हो गया, फिर आकर के यहाँ पे फिर से आप इसको हटा रहे हैं और फिर गर्म करके उसके बाद से फिर वापस से लगा रहे हैं। तो ऐसा करने से, बार बार करने से जो मॉलिक्यूलर स्लीव होता है वो फट जाता है, यानी टूट जाता है, और टूटने की वजह से वापस से ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। और मॉलिक्यूलर स्लीव स्लीव क्या है, मैं वो दिखाना जरूर चाहूँगा। जैसा कि मैं कल बोला था कि आप लोगों को आज जरूर दिखाऊंगा। हमारा क्लास भी आज बंद करने का भी बंद करने का टाइम हो गया। जो चीज़ें हम आज बता पाएंगे बाकी हम कल कवर करेंगे। टाइम आउट हो चुका है, बट फिर भी जैसे मैं एक फिल्टर लेके दिखाना चाहूँगा। चलिए, ये फिल्टर है। ये जितनी बार आप, मैक्सिमम चांस होता है कि आप जब फ्रिज में काम करने जाते हैं तो आप मैक्सिमम चांस होता है कि आप ऐसे वाला मतलब ऐसे फिल्टर का ही उपयोग करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप फिल्टर का उपयोग करते हैं तो ये देखेंगे कि आप देख पा रहे होंगे, शायद क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो स्लीव, ये जो स्टोन लगा हुआ है, ये पत्थर होता है और ये बिल्कुल फुल्ली भरा हुआ नहीं रहता है, इसमें थोड़ा गैप होता है, क्योंकि जब हम उसको हिलाते डुलाते हैं तो वो हिलता डुलता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को मोलिक्यूलर सीव बोलते हैं, सीव, SIEV, सीव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो दाने होते हैं, मोलिकुलर दाने, दाने। ठीक है, तो ये क्या है, इससे पहले यहाँ पे जो लगा हुआ है ये जाली लगी हुई है, और इसके बाद भी ये जो लगा हुआ है ये जाली लगा हुआ है। और ये जाली क्या करता है, इसको बाहर निकलने से और इधर से भी बाहर निकलने से रोकता है, यानी कि ये जो आपका स्टोन है ये बाहर नहीं निकलेगा दोनों साइड से। ठीक है, ये इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी जब आप इसको बार बार गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये पूरी एरिया गर्म होती है, और जब ये गर्म होती है, ये कई बार गर्म करने से ये टूट जाता है। अब ये टुकड़ा जो भी टूट जाएगा तो वो क्या होता है, टुकड़ा टूटने एक नहीं टूटेगा, टूटे एक दो नहीं टूटता है, टूटता है बहुत सारा, यानी वो पाउडर टाइप हो जाता है। और जैसे ही पाउडर जैसे होगा, आप उसको ठोकेंगे ना तो पाउडर के जैसे निकलता है। तो वो पाउडर क्या होता है, ये इस जाली को ही ब्लॉक कर देता है, और जाली को जैसे ही ब्लॉक कर देगा तो गैस पास होना बंद हो जाता है, और गैस पास होना बंद हुआ तो जाहिर सी बात है आपका ब्लॉकिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो आप जब भी वर्क करेंगे, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कुछ भी वर्क करने जाएंगे, आप इस चीज़ को बार बार हीट कर रहे हैं, और हीट करके आपको इसको निकालना पड़ रहा है, चाहे या कैपिलरी से या फिर इधर से, तो आप फिल्टर नया लगाएंगे। और जब भी आप फिल्टर, यदि आप कैपिलरी, जैसे कि मैं बोला था कि 2 काम करना है, तो पहली चीज़ जब भी आप फिल्टर लगाने जाएंगे, अगर ब्लॉकेज कुछ भी हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि नहीं हमारा तो सिर्फ ब्लॉक ये हुआ था तो हमें सिर्फ कंडेंसर लगाने से काम चलेगा। नहीं, जब आप ये लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इस कैपिलरी को हमेशा इस जहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है इससे चांस रखिए कम काटने की, नहीं तो मैक्सिमम 1 इंच कम से कम आपको दूर से कट करना है। आप 1 इंच जो है आप इसको काट के निकाल दीजिए, आप कैपिलरी ट्यूब को उसको काट के हटा दीजिए, आप उसको बिल्कुल पास से मत काटिए, उतना काटिए और वहाँ से बेहतर तरीके से वापस से कट कीजिए। अगर आप नए हैं तो कैपिलरी कटर का यूज़ कीजिए, आप पुराने हैं तो आप जस्ट कैपिलरी काटने के लिए घर में चाकू होता है, चाकू का उपयोग कीजिए। जस्ट ऊपर उसमें चारों राउंड में बस गोल साइड में आप निशान लगा दीजिए, उसको तोड़ेंगे आसानी से टूट जाएगा। और वो आपका थोड़ा भी गैप मतलब जो उसमें फिलिंग होती है, जो आपका जो इंटरनल डाया होता है, वो इनर डाया होता है, वो खराब भरता नहीं है, यानी कि उसकी कम नहीं होता है सिर्फ निशान लगा के तोड़ने से। अगर आप उसको ब्लेड से काटेंगे तो वो भर जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, कभी भी ब्लेड से मत काटिए। हाँ, आप कैपिलरी कटर का उपयोग कर सकते हैं, जिसको आप ये थोड़ा तिरछा यानी कि टेपर कट होता है, और टेपर कट होने से कैपिलरी काफ़ी बेहतर तरीके से कट होती है।
तो नए हैं तो कैपिलरी कटर का यूज़ कीजिए, और नहीं आप पुराने हैं यदि आप काट सकते हैं तो जस्ट आप इसको कैपिलरी को जहाँ से भी आप काट रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखाने के लिए यहाँ से काट रहे हैं, तो आप कैपिलरी को किसी भी चाकू से, किसी ब्लेड से मत, जैसे इस आपका जो ब्लेड आता है हेक्सा ब्लेड से मत काटिए। आप एक नाइफ लीजिए और नाइफ से चारों साइड से उसको राउंड कर दिए, इतना थोड़ा थोड़ा उसमें मतलब निशान सही से लग जाए। हो सकता है उसको रेत करके लगा दीजिए, जैसे भी आपको करना हो, लेकिन काटिएगा मत, बस उसको फिर तोड़ना है, तोड़ने से इजीली हो जाता है, बहुत आसानी से, आपको कैपिलरी कटर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ब्लॉकेज आपने सीखा कि यदि कोई कंप्रेसर यानी कि आपका जो कूलिंग का प्रॉब्लम यदि आया, तो कूलिंग के इशू में आप पहले क्या चेक करने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कंप्रेसर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद यदि कंप्रेसर नहीं रन कर रहा है तो उस स्थिति में आपको चेक करना होता है कि OLP खराब है या फिर क्या खराब है, उस कुछ भी काम, कुछ अपना काम कर रहा है नहीं, पावर ऑफ करके ऑन करके करते हैं, कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एकदम शांत बैठा है। कंटिन्यूटी चेक करेंगे आप, OLP चेक करेंगे। लेकिन यदि वो कट ऑफ ले रहा है, यानी चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या चेक करेंगे, PTC रिले चेक करते हैं। PTC रिले खराब होता है तो कंप्रेसर रन नहीं कर पाता है, वो जस्ट चालू होने की कोशिश करता है लेकिन बंद हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर रन करके और ऑफ हो रहा है, कंप्रेसर ऑन हो रहा है, रन कर रहा है और फिर ऑफ हो जा रहा है, उस स्थिति में क्या है, आपको चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्लॉक हो चुका है। अगर ये ब्लॉक हो चुका है तो इसकी चेकिंग करने के लिए आप यहाँ से कट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ब्लॉक है या नहीं है। और उसके बाद से ब्लॉकिंग के साथ साथ में अगर ये मान के रखिए कि ये, और तीसरा था कि यदि कंप्रेसर रन हो रहा है, कंप्रेसर रन हो रहा है तो उस स्थिति में क्या चेक करना है कि कंप्रेसर पंप क्यों नहीं कर रहा है। यदि रन कर रहा है तो आपके पास दो चीज़ें आई थी कि यह गैस या तो नहीं है या फिर ये कंप्रेसर पंपिंग नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। गैस है तो आप पंपिंग चेक करेंगे, और गैस ही नहीं है, आपने ये पाइप कट किया और इसमें आपको थोड़ा भी गैस नहीं निकला, तो आप कंप्रेसर की पंपिंग कंपलसरी है चेक करना। तो ये चीज़ें चेक करके ही आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि, और कस्टमर को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या ठीक करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल कंप्रेसर के अलग अलग चीज़ों को, यानी उसके मॉडल के हिसाब से कंप्रेसर में CC क्या होता है, BTU क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम लेकर के मिलते हैं। और CSR, CSIR और अलग अलग जो कंप्रेसर होता है वो क्या होता है, उन चीज़ों को बताते हुए हम कंप्लेन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मिलते हैं कल। और यदि आप लोग का कोई कमेंट हमारे पास हो, इन्वर्टर मॉडल का कमेंट है, हम इन्वर्टर मॉडल का भी, हम कैसे पता चलेगा कि कंप्रेसर में एल्युमिनियम है या कॉपर, ये आपको कल ज़रूर मालूम चलेगा। क्यों मालूम चलेगा, क्योंकि हम मॉडल नंबर से बिल्कुल बता सकते हैं कि एल्युमिनियम है या कॉपर है। किसी भी कंप्रेसर का मॉडल नंबर के हिसाब से मालूम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मॉडल नंबर से कैसे, तो मॉडल नंबर एक नोमेनक्लेचर होता है, यानी कि मॉडल नंबर सिर्फ ऐसे ही नहीं डिसाइड कर दिया जाता है। हर मॉडल, जो भी मॉडल नंबर होता है, हर एक वर्ड का कोई ना कोई एक मतलब होता है, जिसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं, यानी कि नामकरण। यानी कि जैसे आप नामकरण बोलते हैं, जैसे किसी बच्चे का नामकरण बाद में बोलते हैं कि उसी के हिसाब से उसकी कुंडली बनेगी, वैसे ही होता है। हर मॉडल नंबर का एक नामकरण होता है जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसमें एक एक वर्ड का, जो आप उसमें देखते हैं, उस हर एक वर्ड का मतलब होता है कि उसमें गैस कौन सी पड़नी है, उसके मॉडल जो उस पर जो आपका नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर का मतलब क्या है, और उसमें जो वो कितने CC का है, और ये सारी चीज़ें उसमें लिखा होता है। तो आप सिर्फ मॉडल नंबर से भी आप जान सकते हैं कि ये कंप्रेसर एल्युमिनियम बाइंडिंग का है या फिर कॉपर बाइंडिंग का है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज़ सीखेंगे आप कि कोई भी कंप्रेसर 1 वाट में, आपने कभी सीखा नहीं है तो 1 वाट, यदि कंप्रेसर कोई भी 1 वाट ऊर्जा मतलब आपका बिजली खपत कर रहा है, तो वो आपका कितना BTU देगा, 3.41 BTU। यानी कि जो आपका BTU जो बोला जाता है, आप जानते हैं कि BTU 12,000 BTU का 1 टन होता है, वैसे ही
1 वाट खर्च करके 3.41 BTU का वो प्रेशर देता है, यानी कि उतना उसका थर्मल यूनिट होता है। ठीक है, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है वो कितना BTU होता है, 1 वाट खर्च करेगा तब वो उतना उतना दे देता है, कितना 3.41 BTU देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जैसे आप आपके पास 60 का है, 60 वाट का आपका कंप्रेसर है, तो जस्ट आप इससे इंटू कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना वो 1 आवर्स में कितना BTU आपका जो कंप्रेसर है वो दे रहा है, यानी कि कितना ऊर्जा ले रहा है, कितना ऊर्जा ले रहा है और कितना रेफ्रिजरेंट दे रहा है। तो ये चीज़ उसकी कैपेसिटी आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे फिर कल के क्लास में, और एक नए कंप्लेन के साथ में। तो मिलते हैं हम कल के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।